नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने लगाई रोक। वियना संधि के उल्लंघन का आरोप। पाकिस्तान को आदेश के अमल के लिए लिखा खत। चुनाव आयोग ने खारिज किया आम आदमी पार्टी का ईवीएम से छेड़छाड़ का दावा। का आयोग की मशीन का नहीं हुआ इस्तेमाल। 12 मई को बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक। संविधान से ऊपर नहीं पर्सनल लॉ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा समानता के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम उलमाओं से प्रधानमंत्री के सुधार की अपील। एफबीआई प्रमुख जेम्स कोबी बर्खास्त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। अटॉर्नी जनरल की सिफारिश के बाद फैसला। और वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बनी झूलन गोस्वामी। दक्षिण अफ्रीका की नाटोजाकी को आउट करके लिया 181वां विकेट। नादिया एक्सप्रेस के नाम से है मशहूर। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने को कहा है। हालांकि अब तक पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। नीदरलैंड के हैग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर मंगलवार को रोक लगा दी। अदालत ने पाकिस्तान से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि कुलभूषण जाधव को सभी विकल्पों पर विचार करने से पहले फांसी न दी जाए। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 11 अप्रैल को जासूसी का आरोप लगाकर 46 साल के जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। दायर अपील में यह भी कहा गया था कि कुलभूषण जाधव को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहा था कि कुलभूषण जाधव को ईरान में अगवा किया गया था, जहां वो भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद व्यापार कर रहे थे। सुषमा स्वराज के मुताबिक अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा 4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में जाधव की मां को इस फैसले की जानकारी देने की बात कही। हालांकि अब तक पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान ने पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान से जाधव की गिरफ्तारी दिखाई थी और इसके बारे में भारत को 25 मार्च 2016 को आधिकारिक जानकारी दी थी। भारत ने 16 बार कुलभूषण जाधव को कानूनी मदद देने के लिए कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद भारत ने इस मसले में कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि जाधव को छुड़वाने के लिए भारत किसी भी हद तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की शरण में पहुंची भारतीय नागरिक उज़्मा के मामले में पाकिस्तान का बयान आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस ज़कारिया ने कहा है कि उज़्मा को कानूनी जरूरतों के पूरा होने के बाद ही स्वदेश भेजा जाए। भारतीय उच्चायोग ने उज़्मा से जुड़ी तमाम जानकारी और दस्तावेज पाकिस्तान सरकार को उपलब्ध करा दिए हैं। उज़्मा ने इस्लामाबाद की अदालत में अपने पति ताहिर अली के खिलाफ याचिका दायर की है। भारतीय महिला ने उसके साथ बंदूक की नोक पर निकाह करने, घरेलू हिंसा और शोषण का आरोप लगाया है। उज़्मा ने सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है और ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा फतवा मान्य नहीं है जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम नेताओं से कल मुलाकात के दौरान 3 तलाक के मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देने और सुधार की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 3 तलाक दिए जाने के बाद दर्ज दहेज उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं समेत किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। कोई भी मुस्लिम पुरुष ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता है जिससे समानता और जीवन के मूल अधिकारों का हनन होता हो। कोर्ट ने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता और कोई भी पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में ही लागू हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई फतवा मान्य नहीं है जो न्याय व्यवस्था के विपरीत हो। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू होगा और जो भी पर्सनल लॉ के जो भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे होंगे, अनुच्छेद का, मूल अधिकारों का, वो सब प्रभावी नहीं हो सकते, उनको लागू नहीं कराया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न केस को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। याचिका में दलील दी गई थी कि उसने पत्नी को तलाक दे दिया है और दारुल इफ्ता जामा मस्जिद आगरा से फतवा भी ले लिया है। इस आधार पर उस पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं बनता है। माना और कोर्ट ने कहा कि अगर आप पत्नी के मूल अधिकार हैं कि उसको जीवन जीने का हक है और उसको गुजारा भत्ता पाने का हक है और तमाम अधिकार हैं, तो केवल पर्सनल लॉ के आधार पर या फतवे के आधार पर उसके पर्सनल अधिकारों को, मूल अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस महीने की 11 तारीख से 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मजहब के मामले में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। सरकार ने 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह प्रथा को मुस्लिम महिलाओं के जीवन और गरिमा के खिलाफ माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को ईवीएम मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया और ईवीएम में टैंपरिंग करके अपने दावे को पुख्ता साबित करने की कोशिश की। इसके बाद राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से वीवीपैट से लगी ईवीएम से चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार के मामले से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मशीन हैक करके दिखाई गई वो हमारी नहीं है। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी ने हाल के चुनाव में हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने डमी ईवीएम को टेम्पर करके दिखाया। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम के हार्डवेयर में छेड़छाड़ की जा सकती है। सिर्फ मदरबोर्ड 90 सेकंड लगते हैं एक मदरबोर्ड चेंज करने में। इसको कोई रिग नहीं कर सकता। हैकिंग और रिगिंग किसी भी मशीन की संभव है और यही कारण है कि जिन देशों से हम इसके माइक्रो कंट्रोलर को लाए उधार लेके, वो देश भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। गंभीर स्थिति बन गई। क्यों बन गई है? क्योंकि यूपी के जब चुनाव जीते ईवीएम के दम पर और दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी को हरवाया गया, कांग्रेस को जितवाया गया, यह भी ईवीएम के दम पे किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार उनके ऊपर उठ रहे भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। जब ये लोग इस तरह से घोटाले करेंगे, मैं अध्यक्ष महोदय आपको ये बताना चाहता हूं, देश के लोग आज दिल्ली के लोगों से पूछ रहे हैं कि ईवीएम खराब नहीं थी, जिनकी नीयत खराब थी आज वो कुर्सी छोड़कर भाग क्यों नहीं रहे। इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अवरोध के बीच स्पीकर के आदेश पर विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर कर दिया गया। तो ये बाहर दिखाते ना, अंदर इसके लिए सदन का प्रोटेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है 67 है, विपक्ष के नेता को बाहर निकाल देंगे। ये तो बहाने हैं भ्रष्टाचार को दबाने के। उधर पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के नाम पर वोट नहीं मिल रहा, इसलिए वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा और एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ को हार की वजह बताया था। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दे 12 मई को ईवीएम के साथ टैंपरिंग करने का न्योता दिया था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के साथ टैंपरिंग करके दिखा दिया। अब देखना यह है कि क्या 12 मई को केजरीवाल चुनाव आयोग की मशीन के साथ टैंपरिंग कर सकते हैं या फिर चुनावों में हुई अपनी हार की दोबारा समीक्षा करेंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। ईवीएम हैक करने के आम आदमी पार्टी के दावे को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम जैसे दिखने वाले जिस उपकरण पर प्रयोग किया गया वो चुनाव आयोग की मशीन नहीं है। आम आदमी पार्टी के दावों पर चुनाव आयोग ने कहा कि किसी के लिए भी ये संभव है कि वो चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन जैसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाए और प्रदर्शन करके जादू दिखाए।
इसके अलावा आयोग के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी भी दी कि जिस वक्त ये डेमो किया गया तब मशीन के साथ कंट्रोल यूनिट नहीं लगी थी। ये यूनिट एक बार बटन दबाए जाने के बाद बाकी सभी बटनों को निष्क्रिय कर देती है और ये दोबारा तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक आयोग के अधिकारी इन्हें ना छोड़ें। आयोग ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। आयोग ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर 12 मई को राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक भी करेगा। इस दौरान ईवीएम को हैक करने की खुली चुनौती रखी जाएगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को सीबीआई में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई तो वो अनशन पर बैठेंगे। वहीं सीबीआई ने शिकायतों की जांच कराने की बात कही है। एसीबी में शिकायत के बाद कपिल मिश्रा मंगलवार को दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ के नकद लेन देन, केजरीवाल के रिश्तेदार की 50 करोड़ की लैंड डील और आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे को लेकर शिकायतें की गई हैं। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्राओं की डिटेल्स सार्वजनिक किए जाने की मांग की। 3 एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूँ। पहली एफआईआर अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन जी के बीच कैश एक्सचेंज की, दूसरी एफआईआर अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल जमीन देने की और तीसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के 5 नेता आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और सतेंद्र जैन के विदेशी दौरों की जाँच की। आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर चंदे की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया गया, वेबसाइट पे डाला गया और इलेक्शन कमीशन को बताया गया, तीनों अलग। इट हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड दैट देयर वेयर 461 मिसिंग नेम्स और एड्रेसेस ऑफ द डोनर्स। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी में सच बोलने वालों को बाहर निकाल दिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के लोग खुद भ्रष्टाचार के अंदर संलग्न पाए जा रहे हैं। तो जो मुख्य मुद्दे जिनको लेकर के पार्टी बनी थी वो सारे के सारे मुख्य मुद्दे एक एक करके धाराशायी होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा के आरोपों को साजिश करार दे रही है। कपिल मिश्रा जी किसी जो मीडिया ने सवाल पूछे उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल समर्थ रहे कि कैसे किस अटैची में थे, किस बैग में थे, कैसे थे, वो भी उनको कुछ नहीं जवाब दे पाए। मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद पार्टी से भी सस्पेंड हुए कपिल मिश्रा ने सोमवार को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच में टैंकर घोटाले को लेकर शिकायत की थी। इसमें उन्होंने केजरीवाल और उनके साथियों पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसले में जस्टिस CS कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। मीडिया से जस्टिस कर्णन के किसी आदेश को छापने या दिखाने से मना किया गया है। इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान जज को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अवमानना का कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल 1 मई को शीर्ष अदालत ने जस्टिस कर्णन की मेडिकल जांच का आदेश दिया था। कर्णन ने जांच कराने से इनकार कर दिया था। जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई जजों पर आरोप लगाए थे। इसके बाद उनके न्यायिक और प्रशासनिक काम पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। माल्या को 10 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा गया है। बैंकों का आरोप है कि माल्या ने अवैध तरीके से कुछ रकम अपने बच्चों के नाम कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। उन पर अवैध तरीके से $4 करोड़ की रकम बच्चों को देने का आरोप है। ये रकम उन्हें ब्रिटेन की कंपनी डिएगो से मिले थे। ये आदेश SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूह की याचिका पर आया है। But there is definitely an order which holds him in contempt, and they have asked him to be present before the court on 10th of July, that is 10/7/2017. So he will be present in court and he will have to face questions by the court on why he should not be held for contempt. बैंकों का आरोप था कि माल्या का बच्चों को $4 करोड़ की रकम देना कई न्यायिक आदेशों का उल्लंघन है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने माल्या को अपनी संपत्ति दूसरों को देने पर रोक लगाई थी।
माल्या के वकील ने दलील दी कि ये रकम बच्चों की ही है, न कि माल्या की। दरअसल पिछली सुनवाइयों में माल्या ने कहा था कि उनकी संपत्ति जब्त हो चुकी है, अब उनके पास पैसा नहीं है। राजनीतिक दलों ने कोर्ट के आदेश पर कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। ये भी अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये पूछेगा कि विजय माल्या देश का 9,091 करोड़ रुपया लेकर भगोड़ा कैसे हो गया। इसके बावजूद के देश के अटॉर्नी जनरल ने बैंकों के कंसोर्शियम को लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए, 5 या 6 दिन तक अपील क्यों नहीं दायर हुई। तरीके से समन देने से मतलब क्या है, मतलब जब तक उनको वहां से लाना पड़ेगा और लाने के लिए आपको ये कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके अंदर पहलकदमी सरकार नहीं दिखा रही। माल्या पर बैंकों का 9,000 रुपए करोड़ से अधिक का कर्ज बकाया है। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वहां की अदालत में लंबित है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को अतिक्रमण हटाने के लिए 6 जून तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो बॉम्बे हाईकोर्ट एक साझा कार्य दल बनाएगा जो इस काम को 30 जून तक पूरा करेगा। कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका को दरगाह के सौंदर्यीकरण की योजना 30 जून तक जमा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सौंदर्यीकरण के दौरान समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में दरगाह ट्रस्ट के कदम की सराहना की। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। बीजेपी ने विपक्ष पर पिछड़ा मुस्लिम वर्ग के विकास में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष के विरोध के चलते पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि पिछड़े मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद में तेजी से लगी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली में पिछड़े मुसलमानों का एक सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा विधेयक अगर कानून बना तो मुस्लिम समाज की 84 जातियों को ओबीसी की तर्ज पर आरक्षण मिल जाएगा। कानून जब बन रहा है तो उस कानून को वही लोग नहीं बनने देना चाहते जिनको कि आज तक आपने कंधों पे बैठाल करके और सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ाया है। जेडीयू से बीजेपी में आए साबिर अली ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनका मकसद बीजेपी के साथ मुस्लिमों को जोड़ना है। ये ऐसा रैली किया जाएगा, उनको बताया जाएगा उनके हुकूक को, और जो लोगों ने उनको समाज से बांटने का काम किया और सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया, उनकी करतूत बताने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो एक एक लोगों तक पहुँचे, मुसलमान गरीब तक पहुँचे, मुसलमान पिछड़ी तक पहुँचे। सम्मेलन में आए कई मुस्लिमों ने बीजेपी की नीतियों पर यकीन जताया। जी बिल्कुल यकीन है, और इस नोटबंदी से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, जुड़ गए इनके साथ में, बहुत अच्छा लगा है लोगों को, बढ़िया काम हो रहा है जो भी हो रहा है। तो यही होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं सबको समझना चाहिए, मुस्लिम हिंदू सबको एक समझना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े 123वें संशोधन विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के चलते 11 अप्रैल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। बीजेपी ने इसे पिछड़ों के लिए बेहद जरूरी बताया था। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से डिजिटल होने की तैयारी कर रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल फाइलिंग की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुकदमों से जुड़ी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम को अपलोड किया जाएगा।
अदालतों में कागज रहित यानी पेपरलेस व्यवस्था की तरफ से पहला कदम है। मार्च में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने घोषणा की थी कि 6 से 7 महीनों में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड स्वीकार करेगा। इसके बाद मुकदमों की अर्जी करने वालों को रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत नहीं होगी। याचिकाकर्ता को सिर्फ ये बताना होगा कि किस आधार पर फैसले को चुनौती दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन के लिए सौर उपकरणों के निर्माण पर जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसे प्राथमिकता देने और अक्षय ऊर्जा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, अक्षय ऊर्जा और हाउसिंग समेत प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कनेक्टिविटी से जुड़ी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की समीक्षा के बाद ये समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों, नीति आयोग और केंद्र सरकार के सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालय शामिल हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसानों की आय पर टैक्स लगाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में संपन्न किसान बहुत कम हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक कृषि क्षेत्र संकट में है, इसलिए कर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद होनी चाहिए, ना कि उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये दूसरा मौका है जब वित्त मंत्री ने किसानों पर टैक्स नहीं लगाने की बात कही है। नीति आयोग के सदस्य विवेक देब्रॉय ने किसानों पर टैक्स लगाने का सुझाव रखा था। नीति आयोग भी देब्रॉय की राय को निजी बताकर खारिज कर चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार के बाद आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद उन्हें रविवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के प्रबंधन ने इस बात की जानकारी दी है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से इस साल जनवरी से लेकर अब तक कम से कम 185 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौत पुणे में हुई है। यहाँ स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 55 दर्ज किया गया है। दरअसल मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के साथ साथ तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। इस वजह से H1N1 वायरस फैल गया है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों के लक्षणों में भी बदलाव हुआ है। पहले इस बीमारी की चपेट में आए मरीजों में कफ, बुखार और सर्दी के लक्षण होते थे, लेकिन अब मरीजों में पेट दर्द और गले में खराश जैसे लक्षण भी जुड़ गए हैं। नीदरलैंड के विदेश मंत्री बर्ट कैंडर्स ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध और बढ़ाने की पेशकश की है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सहयोग के नए उभरते क्षेत्रों में शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे मुद्दे हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीक, यातायात, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्र में पहले से ही करीब $9 अरब का व्यापार है, जिसे और बढ़ाने के तरीकों पर दोनों नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। व्यापार को चुनिंदा क्षेत्रों में विकसित करने के लिए नीदरलैंड ने वाणिज्यिक दूतावास को चेन्नई से बदलकर बेंगलुरु में लाने का निर्णय लिया है। नीदरलैंड भारत के 10 बड़े व्यापारिक सहयोगियों में एक है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि नई वीजा नीति से भारतीयों पर कोई असर नहीं होगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हरिंदर संधू ने मंगलवार को बात कही। उन्होंने कहा कि नई वीजा नीति में कुशल पेशेवरों के लिए पर्याप्त जगह है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने कुशल पेशेवरों के लिए पुरानी वीजा नीति खत्म कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैकलिन टर्नबुल से टेलीफोन पर बात करके इस पर चिंता जताई थी। My sense is that when I look at the Indians who are coming under that visa arrangement, by and large, my sense is that they will continue to qualify under the new arrangements. अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी यानी FBI के निदेशक जेम्स कोमी को पद से हटा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जेम्स कोमी को अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की सिफारिश पर पद से हटाया गया है। जेम्स कोमी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के चुनाव प्रचार के रूस के साथ कथित संबंध की जांच की अगुवाई कर रहे थे। ट्रंप का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कोमी ने अमेरिकी कांग्रेस को हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स के बारे में गलत जानकारी दी। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहते हुए निजी सर्वर से ईमेल भेजने के मामले में नए ईमेल्स मिलने की जानकारी देकर जेम्स कोमी ने दोबारा जांच शुरू की थी। राष्ट्रपति चुनाव में हार के लिए हिलेरी क्लिंटन जेम्स कोमी को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं।
दक्षिण कोरिया में मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। एग्जिट पोल में वामपंथी रुझान वाले मून जे इन आगे बताए जा रहे हैं। इन्हें मध्यमार्गी विचारधारा वाले आन चलसू से चुनौती मिल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में पार्क गुनहे की बर्खास्तगी के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। प्रचार में भ्रष्टाचार के साथ अर्थव्यवस्था और उत्तर कोरिया से रिश्ते अहम मुद्दे हैं। नतीजे आ जाने की उम्मीद है। खेल की दुनिया से अहम खबर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी ने इतिहास रच दिया है। वो वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक का एक दशक से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ा। दक्षिण अफ्रीका की रेसिबे को आउट करके उन्होंने 181वां विकेट हासिल किया। 2007 में आईसीसी की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित झूलन गोस्वामी एक समय पर दुनिया की सबसे तेज महिला गेंदबाज भी रही हैं। उन्होंने भारत के लिए 2002 में डेब्यू किया था। और बात करेंगे खास शख्सियत की। मशहूर गणितज्ञ के.जी. रामनाथन की आज पुण्यतिथि है। के.जी. रामनाथन का पूरा नाम कोल्लांगुता गोपाल अय्यर रामनाथन था। रामनाथन को उनकी नंबर थ्योरी के लिए याद किया जाता है। गणितीय अनुसंधान और शिक्षण के विकास में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। गणित के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए के.जी. रामनाथन को कई सम्मान मिले। 1965 में उन्हें नंबर थ्योरी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। 1983 में रामनाथन को पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आला तरीन शायरों में शुमार कैफी आजमी की आज पुण्यतिथि है। कैफी आजमी नए दौर के शायर थे। वो शुरू से ही वामपंथी आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी कई नज्मों में भी इस विचारधारा की झलक दिखाई देती है। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता। मशहूर शायर, गीतकार और स्क्रीन प्ले राइटर सैयद अतहर हुसैन रिजवी यानी कैफी आजमी को यूं तो शायरी का शौक बचपन से रहा, लेकिन उन्हें पहचान मिली मुंबई पहुंचकर, जहां उन्होंने कई फिल्मों को अपनी गजलों और गीतों से संवारा। अपने अंदाज में महफिलों में छा जाने वाले कैफी की शायरी अलग अलग लफ्जों में मजलूमों के आंसुओं की दास्तान है। उनकी गजलें और नज़में समाज की बेरुखी के खिलाफ बुलंद आवाज थी, जो इंसान का दर्द और उसमें छुपे प्यार का एहसास कराती। और किसी का क्यों है यही दुनिया है तो फिर। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। कैफी आजमी के कलम से देशभक्ति के जज्बे से भरा अमर गीत भी निकला। तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफी आजमी को उनकी बेहतरीन हुनर के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। 2002 में आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने लगाई रोक। वियना संधि के उल्लंघन का आरोप। पाकिस्तान को आदेश के अमल के लिए लिखा खत। चुनाव आयोग ने खारिज किया आम आदमी पार्टी का ईवीएम से छेड़छाड़ का दावा। कहा आयोग की मशीन का नहीं हुआ इस्तेमाल। 12 मई को बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक। संविधान से ऊपर नहीं पर्सनल लॉ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा समानता के अधिकार के खिलाफ। मुस्लिम उलेमाओं से प्रधानमंत्री के सुधार की अपील। एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी बर्खास्त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। अटॉर्नी जनरल की सिफारिश के बाद फैसला।
और वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बनी झूलन गोस्वामी। दक्षिण अफ्रीका की नटोजाके को आउट करके लिया 181वां विकेट। नादिया एक्सप्रेस के नाम से है मशहूर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।